हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हमारा नया टॉपिक लेंगे मानव तंत्र। मानव तंत्र में हम जानेंगे कि तंत्र क्या होता है। कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र का निर्माण होता है और तंत्र से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यह इस तरीके से होती है जैसे एक मकान में ईंट लगी होती है, उसी तरीके से कोशिका से हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। फिर कोशिकाओं से जब समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती है। इसका एग्जाम्पल है पेशी और अस्थि। फिर जब दो या अधिक ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय रहा और यकृत रहा। जब विभिन्न प्रकार के अंग आपस में मिलते हैं तो तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। और जब विभिन्न प्रकार के तंत्र आपस में मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे मानव के तंत्रों के बारे में। मानव तंत्र में हमारा पहला टॉपिक होगा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे पाचन। सबसे पहले पाचन क्या होता है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अर्थात भोजन के जो बड़े अणु हैं या जटिल अणु हैं उनको सरल अणु अथवा छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। पाचन के 5 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में भोजन का मुख के द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। पाचन, भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है, जो कि हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है। फिर है अवशोषण। भोजन का रक्त के द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन को कोशिकाओं तक भेजने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। फिर आखिरी है मलोत्सर्ग। शेष भोजन को बाहर निकालना, अपशिष्ट जो होता है वह मलोत्सर्ग कहलाता है। तो पाचन के 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलोत्सर्ग। अब हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। आहार नाल को हम पोषण नाल के नाम से भी जानते हैं। आहार नाल को हम पोषण नाल के नाम से भी जानते हैं। पाचन की क्रिया आहार नाल में ही संपन्न होती है। मुख से मल द्वार तक आहार नाल उपस्थित होती है। आहार नाल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं वो देखते हैं। पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में किस प्रकार से संपन्न होती है। मुख द्वारा भोजन ग्रहण करना। मुख से मुख गुहिका में गया, मुख गुहिका से ग्रसिका में आया, ग्रसिका से ग्रास नाल में जाता है भोजन। ग्रास नाल में किसी प्रकार की कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती। फिर यहाँ स्टोमक में जाता है। स्टोमक अर्थात आमाशय। आमाशय में प्रवेश करने के पश्चात यह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से यह बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से यह एनस द्वारा अर्थात गुदा द्वारा जो अपशिष्ट होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर ये लंबी होती है। 28 से 33 फीट अगर हम इसको देखें। शाकाहारियों की आहार नाल अपेक्षाकृत मांसाहारियों से लंबी होती है। उसका कारण ये है कि ये सेल्यूलोज लेते हैं। सेल्यूलोज किससे प्राप्त होता है। सेल्यूलोज घास से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की घास फूस जो होती है उससे हमें सेल्यूलोज, सब्जियों से हमें प्राप्त होता है। इस कारण से शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में लंबी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन के लिए अत्यधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आहार नाल को हम पोषण नाल कहते हैं। यहाँ पर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। मुख से मल द्वार तक आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 28 से 33 फीट होती है। शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलोज पाया जाता है। और अब पढ़ेंगे आहार नाल के अंग और ग्रंथियां। आहार नाल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। मुख पाया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रसनी। फिर ग्रासनाल, ग्रासनाल से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मल द्वार के रूप में पाया जाता है। इसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती है: लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय।
अब बात करेंगे हम आहार नाल के प्रथम अंग मुख के बारे में। तो मुख को जानेंगे। मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में जाने के लिए सबसे पहले हमें होठों की आवश्यकता होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख को खोलते हैं। मुख भोजन पकड़ने का काम हमारे होठ करते हैं। फिर मुख के अंदर प्रवेश करने के पश्चात हमारे मुख में तालु, जीवा, दांत और यवला नामक संरचना पाई जाती है। तालु जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। ऊपरी भाग जो होता है कठोर होता है, निचला भाग कोमल होता है। ऊपर का कठोर तालु, नीचे का कोमल तालु होता है। जीभ पाई जाती है। जीभ एक पेशीय संरचना होती है। फिर हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं। दांत जो होते हैं वो तीन तरीके के दांतों में तीन प्रकार होते हैं। द्विबार दंती जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए हम इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। फिर है गर्त दंती, मसूड़ों में फंसे रहते हैं। ये अंदर खांच के रूप में जगह पाई जाती है जहां ये अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गर्त दंती। फिर होता है विषम दंती, दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं विषम दंती। पांचवा हमारा प्रकार है यवला। यवला जो है हमारे मुख गुहा के पार्श्व भाग में घंटी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम यवला कहते हैं। अब बात करेंगे हम जीभ के बारे में। जीभ की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। जीभ जो है उसमें यह मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य होता है स्वाद का ज्ञान कराना। इसमें विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आगे का जो भाग है हमारा वो मीठे का ज्ञान कराता है, मध्यम का भाग नमकीन का ज्ञान कराता है, दोनों ओर जो ये साइड में है ये खट्टेपन का ज्ञान कराते हैं, पीछे की ओर कड़वेपन का ज्ञान होता है, और बीच में जो ये खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्वाद का ज्ञान नहीं होता, यानी कि ये निष्क्रिय होता है। यहाँ पर कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती। ये जीभ जो है मुख गुहा में फ्रेनुअल लिंगुअल नामक संरचना से जुड़ी रहती है। इसके पीछे हायोड पाया जाता है। हायोड से फ्रेनुअल लिंगुअल अटैच होती है, लेकिन ऐसा कुत्तों में नहीं पाया जाता। कुत्तों के अंदर हायोड और फ्रेनुअल लिंगुअल के मध्य गैप पाया जाता है। इस कारण कुत्तों की जीभ बाहर की ओर लटकी हुई रहती है, जबकि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। मनुष्यों में जो जीभ है वो मनुष्य की जो जीभ है वो अंदर ही पाई जाती है। जब उसको बाहर निकालनी होती है तभी बाहर आती है, अदरवाइज वो बाहर नहीं आती है। इसके अलावा जो स्वाद कलिकाएं हैं वो उम्र के साथ कम होती जाती है। बुढ़ापे में व्यक्ति को स्वाद का ज्ञान नहीं होता, लेकिन एक जो बच्चा होता है वो प्रत्येक स्वाद को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकता है। इसलिए स्वाद कलिकाएं बाल्यावस्था में सर्वाधिक एक्टिव होती हैं और सबसे कम एक्टिव वृद्धावस्था में होती है। फिर जीभ का कार्य होता है भोजन को घुमाने का। जीभ जो है भोजन को घुमाने का काम करती है। फिर है बोलने में सहायक। हम बोलते हैं तब भी हमारे जीभ का काम में लेते हैं। ठीक है, तो जीभ क्या है? जीभ एक मांसल संरचना होती है जो मांसपेशियों से बनी होती है। ये हमें स्वाद का ज्ञान कराती है, भोजन को घुमाने में सहायक होती है, बोलने में सहायक होती है, फ्रेनुअल लिंगुअल से ये अटैच होती है, और इसके पीछे हायोड नामक संरचना पाई जाती है। स्वाद कलिकाओं से ही हमें मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वे का ज्ञान होता है। अब बात करेंगे हम दांत की। उत्पत्ति के आधार पर जब इनकी उत्पत्ति होती है तो दांत 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। पहले होते हैं दूध के दांत जो बाल्यावस्था में हमारे आते हैं, और ये जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं क्योंकि ये टूट जाते हैं। फिर आते हैं वयस्क अवस्था में दांत। 20 तो पहले से आते हैं, फिर 12 नए दांत आते हैं। इस प्रकार 32 दांत हमारे वयस्क व्यक्ति में पाए जाते हैं। यह स्थायी होते हैं क्योंकि एक बार ये टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं आते। यह अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको टूटने के बाद ये दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो दांत हैं वो द्विबार दंती होते हैं, 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। दूध के दांत और वयस्क के दांत। दूध के दांत 20 होते हैं, वयस्क के दांत 20 + 12 अर्थात 32 दांत होते हैं वयस्क में, और 12 दांत जो है वो जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, जबकि 20 दांत जो है
वो जीवन काल में 2 बार आते हैं। फिर है संरचना व कार्य के आधार पर। संरचना व कार्य के आधार पर हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, फिर होता है कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर, फिर होता है मोलर, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनको हम पढ़ेंगे। कौन से दांत कितने होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला, दांतों के प्रकार में कृतनक, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर जो है कुल 8 होते हैं। ये धारदार होते हैं, इससे हम किसी भी चीज को काट सकते हैं। ये होते हैं ऊपरी जबड़े में 4 पाए जाते हैं और निचले जबड़े में 4 पाए जाते हैं। फिर होता है रदनक। रदनक जो है 4 नुकीले दांत होते हैं। ये मांसाहारियों में काफी विकसित होते हैं। इनका कार्य होता है चीरने का और फाड़ने का। ये दांत मोस्टली मांसाहारियों में पाए जाते हैं और हम में भी पाए जाते हैं। इसका कार्य होता है किसी चीज को हम चीरेंगे और फाड़ेंगे। ऊपरी जबड़ा में ये 2 होते हैं, निचले जबड़े में ये 2 होते हैं। फिर होते हैं प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक ऊपरी जबड़े में 4 पाए जाते हैं, निचले जबड़े में भी 4 पाए जाते हैं। इस प्रकार ये 8 होते हैं। ये खुरदुरे होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चबाने का होता है। फिर होते हैं चवर्णक। चवर्णकों की संख्या होती है 12। 12 6 खुरदुरे होते हैं। फिर निचले जबड़े में 6 खुरदुरे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनका क्या कार्य होता है, चबाने का कार्य होता है। कुल योग कितना हुआ, 4 + 2 6, 6 4 10 और 6 16। 16 और 16 32 दांत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। वास्तविक रूप से तो अब 28 दांत ही उपस्थित होते हैं, लेकिन जो हमारी बुक्स है उनमें हमें 32 मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम 32 ही पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे बच्चे में फिर हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चवर्णक जो होते हैं, जो चबाने का कार्य करते हैं, खुरदरे दांत हैं, आप देखिए। फिर है अग्रचवर्णक, ये भी खुरदरे हैं यहां से, तो ये भी चबाने का काम करते हैं। रदनक नुकीले दांत होते हैं। फिर है कृतनक। कृतनक जो होते हैं वो धारदार दांत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे दांतों की स्ट्रक्चर होती है। 4 दांत जो है वो इंसाइजर, जो हमारे बिल्कुल आगे की तरफ पाए जाते हैं। फिर 2 दांत कैनाइन, नीचे की जबड़े में भी फिर 2 दांत पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा ऊपरी जबड़े को जो स्ट्रक्चर बता रही हूं मैं आपको, इसी प्रकार से निचले जबड़े में भी पाए जाते हैं। फिर है प्रीमोलर, इधर 2 इधर 2, नीचे 2 और नीचे 2। फिर पाए जाते हैं मोलर। फिर वो मोलर 3 दांत इधर, 3 दांत इधर, फिर 3 दांत नीचे और 3 दांत नीचे। इस तरीके से हमारे दांतों की संरचना होती है। अब दांत जो होते हैं उनकी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो दांत है उसके बारे में पढ़ेंगे कि दांत जो है, इसके ऊपर सबसे ऊपर की तरफ दांतों के इनेमल पाया जाता है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और फिर उसके बाद हमारे पाया जाता है डेंटाइन। डेंटाइन से जो है विभिन्न प्रकार की नर्व्स निकलती है, जो सीधी ब्रेन में हमारे जाती है। ठीक है, दांत की स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी भाग जो होता है वो होता है इनेमल। इनेमल के नीचे डेंटाइन पाया जाता है। डेंटाइन्स में नर्व्स पाई जाती है, जिससे हमें जो सेंसिटिविटी आती है उसका ज्ञान हमारे सीधे ब्रेन में जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे दांत में कुछ हो रहा है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। छोटे बच्चों में इंसाइजर दांत सबसे पहले आते हैं। अब आपने देखा होगा कि चूहा जो है वो वस्तुओं को कुतरता है। जब भी हमारे घर में या कहीं पे भी ये जाता है तो हमेशा किसी चीज को कुतर के या किसी चीज में घुस जाता है तो उस चीज को पूरी तरीके से फाड़ता है। उसका कारण ये है कि इसके जो दांत हैं आगे के इंसाइजर, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो जब ये बढ़ते रहते हैं तो इसकी लंबाई को कम करने के लिए वो हमेशा वस्तुओं को कुतरता रहता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ऊपर के और नीचे के दोनों दांत आपस में मिल जाएंगे, जिससे ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, श्वसन नहीं कर पाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए चूहा जो है अपने पूरे जीवन काल में वस्तुओं को कुतरता रहता है। हाथी के दांत, आपने सुना होगा, हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। इस कहावत के अकॉर्डिंग हाथी के जो बाहर की तरफ जो दांत पाए जाते हैं वो कैनाइन होते हैं, मांसाहारी, जबकि हाथी खुद क्या है, एक शाकाहारी जंतु है। अब आपको दंत सूत्र के बारे में बताऊंगी मैं। दंत सूत्र जो है
मनुष्य का जो दंत सूत्र, एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसका दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 मल्टीप्लाई बाय 2, अर्थात 4 दांत ऊपर की तरफ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 1 जा 2, 2 रद्नक, 2 2 जा 4, 4 प्रीमोलर, 2 3 जा 6, 6 ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है, 6 जो है मोलर। इस तरीके से वयस्क में दंत सूत्र पाया जाता है। बच्चे का दंत सूत्र होता है 2102/2102 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसमें प्रीमोलर एब्सेंट होता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है जो हमने दांत की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें था इनेमल। इनेमल जो है सफेद परत होती है, यह इनेमल जो होती है वो सफेद परत होती है। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के द्वारा निर्मित होने के कारण यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दंत क्षय के कारण इनेमल क्षतिग्रस्त हो जाता है। दंत क्षय किस प्रकार होता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या हम फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं, तो पानी पीने से क्या होता है, हमारे जो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे जो मुख है वो रात भर बंद रहता है, जिससे हमारे मुख में बहुत सारे बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं। जब बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, ये हमारे इनेमल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि हमारा इनेमल स्वस्थ रहे। ठीक है, फिर है डेंटिन। डेंटिन इनेमल की निचली परत होती है, जो इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती है जो संवेदनाएं ग्रहण कर करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जैसे कि यहाँ पर ये डेंटाइन से संवेदनाएं कहाँ पर जा रही है? ब्रेन में जा रही है। ठीक है, अब है यवला। यवला जो होती है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। कोमल तालु पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है। कठोर तालु के यहाँ पर कोमल तालु जो पीछे की तरफ होता है वहां पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसका कार्य होता है मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी में धकेलने का काम होता है। कुछ में क्या होता है, जब उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होता है, यवला का भी आकार बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति जब सांस छोड़ता है तो वो उससे जब सांस छोड़ता है तो वायु जो होती है वो यवला से टकराती है और एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? खर्राटे कहते हैं। जो हमारी यवला है वो क्या है? कोमल तालु से जुड़ी हुई घंटी नुमा संरचना होती है ना। मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी में धकेलने का कार्य करती है। कुछ में सोते समय यवला का आकार बढ़ जाता है। जब व्यक्ति सांस छोड़ता है तो ये यवला से टकराती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं? खर्राटे कहते हैं। अब बात करते हैं मुख में पाई जाने वाली ग्रंथियों की। मुख में 3 प्रकार की ग्रंथियां मुख में पहली ग्रंथि पाई जाती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, फिर होती है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड और थर्ड होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो लार है, लार के द्वारा हम भोजन को बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लार जो होती है भोजन को लुगदी के रूप में कन्वर्ट करने का काम करती है और इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अलावा हमारे मुख में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, मुख में आए जीवाणुओं की सेल वॉल को गलाता है और उनको नष्ट करता है। यह पसीने में और आंसुओं में भी उपस्थित होता है। हमारे मुख में जो भी मुख के भोजन के साथ जीवाणु आते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो यहीं पर ये लाइसोजाइम जो होता है उनको मार देता है, नष्ट कर देता है। वो कैसे करता है? इनकी सेल वॉल को गलाने का इसमें गुण पाया जाता है, तो ये इनकी सेल वॉल को गला देता है जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। और यही लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंखों के आंसुओं में पाया जाता है, जिसके कारण हमारी आंखों में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते। पसीने के अंदर पाया जाता है जिससे हमारे त्वचा की रक्षा होती है। जो लार है, लार की जो पीएच होती है वो 6.8 से 7.2 तक होती है, या हल्की क्षारीय होती है। जैसे ही भोजन मुख में प्रवेश करता है तो मुख में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है,
कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च उपस्थित होती है। स्टार्च जो होता है, यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, और एमाइलेज भी इसको बोलते हैं। ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जिससे स्टार्च का पाचन होता है। अब भोजन बोलस की फॉर्म में आ जाता है। बोलस जो है मुख में ग्रसनी के द्वारा, ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। तो अब हम इसको देखेंगे। जैसे ही भोजन हमारे मुख में जाता है, मुख में जाने के पश्चात हमारे दांत उनको काटते, पीसते, चबाते हैं। हम उसको, भोजन को चबाने के बाद उसको काटते हैं, पीसते हैं। पीसने के पश्चात वो बोलस फॉर्म में आता है। बोलस फॉर्म में आता है तो उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन हमारा यहीं पे शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित स्टार्च जो है टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कल हम आमाशय, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी आंत संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।